नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा सदन में संविधान पर चर्चा, संविधान को लेकर आरोप प्रत्यारोप। गुजरात के सूरत में मेट्रो ट्रेन का विरोध, कई महीनों से व्यापारियों का रोजगार ठप। वडोदरा में घरेलू गैस से चोरी का मामला उजागर, सील खोलकर करते थे रीफिलिंग। लोकसभा में आज संविधान पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन शुक्रवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में राजनाथ ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष। राजनाथ के बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान का जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते। जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। पहले क्या हुआ उसे अब बताने का क्या मतलब है? अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया जनता को ये बताइए। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। गुजरात की सूरत में फिर एक बार मेट्रो की कार्यवाही का व्यापारियों ने विरोध किया है। गुजरात की सूरत में मेट्रो ट्रेन की कार्यवाही चल रही है। कई महीनों से चल रही इस कार्यवाही से व्यापारियों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते सूरत के भागल इलाके में व्यापारियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। मेट्रो की कार्यवाही के चलते व्यापारियों के बिजनेस पर खासा असर पड़ा है। पिछले 22 महीनों से यहाँ दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारी बेहद परेशान है। मैं क्लॉक टावर ब्रांच में काम करता हूँ। मेट्रो की काम की वजह से हमको बहुत तकलीफ पड़ रही है। हमको खुद आने जाने में तकलीफ होती है। हमारी बाइक, कार वगैरह आती नहीं है। यहाँ तक ब्रांच तक बहुत दूर रखनी पड़ती है और हमारे कस्टमर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सीनियर सिटीजन तो बिल्कुल आ ही नहीं पाते हैं और बाकी जो कस्टमर हैं वो भी इस तकलीफ की वजह से अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं और ट्रांसफर करवा रहे हैं। हमारे इस काम की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से लगभग 30% कस्टमर हमारे यहाँ से डाइवर्ट हो चुके हैं या बंद करवा चुके हैं अकाउंट वगैरह। सरकार को यही मैसेज देते हैं कि जल्द से जल्द काम खत्म करे या फिर हमको रास्ता दें, आने जाने के लिए अच्छी सुविधा कर सके।
ये सूरत की भागल के पास क्लॉक टावर है, ये जगह है यहाँ पर। गुजरात के वडोदरा निकट रणोली जीआईडीसी में स्थित श्रीनाथ जी भारत गैस एजेंसी के गैस बोतल से चोरी करते हुए 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वडोदरा एसओजी को मिली पूर्व सूचना के आधार पर रणोली जीआईडीसी में राघव इंडस्ट्रियल के प्लांट नंबर 4 में चल रही भारत गैस एजेंसी के गोदाम में छापा मारा गया, जहां एजेंसी का सुपरवाइजर मोइनुद्दीन बैलिम और टेम्पो के ड्राइवर मिलकर घरेलू गैस के बोतल का सील खोलकर पाइप से इंडियन गैस एजेंसी के कमर्शियल खाली बोतल में थोड़ा थोड़ा गैस रिफिलिंग कर रहे थे और इन बोतलों को फिर से सील कर ग्राहकों को सप्लाई कर देते थे। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर एसओजी द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है। 10 आरोपियों के साथ एसओजी ने 7.26 लाख का मुद्दामाल भी जब्त किया है। गुजरात के राजकोट की मेटोडा जीआईडीसी में गोपाल नमकीन की फैक्ट्री में आग लगने से कंपनी के शेयर 8% टूट गए हैं। राजकोट की मेटोडा जीआईडीसी में गोपाल नमकीन के यूनिट में बुधवार को भयानक आग लग गई थी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन इस भीषण आग में कंपनी में रखा हुआ माल सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई है। कंपनी को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ रोजाना बनने वाले करीब 3.5 किलो नमकीन का प्रोडक्शन भी ठप हो गया है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में भी 8% कमी आई है। इस मामले पर गोपाल नमकीन के मालिक बिपिन हदवानी ने जानकारी दी। राज्यसभा में आज फिर एक बार अध्यक्ष जगदीश धनखड़ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बीच जमकर कहासुनी हुई। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले आज शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं। आपका काम सदन चलाना है। हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूँ। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? और मान कर चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूँ खड़गे जी की, 100% करता हूँ। मेरी जीवो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूँ
लेकिन तुम्हें कहता हूँ मान्यवर, मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को टिकट पे जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. क्या कह रहे Don't कॉम्प्रियन? do what you want. Don't be shameless. Let him speak. Let him speak. Let him speak. Let him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के लिए काम नहीं करने दूंगा, किसान के लिए काम नहीं करने दूंगा। आपको समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स परसों समय को दिया, आप बोल आप नहीं पाए। एनकरेज कर रहे हैं आप नहीं कर और रहे। पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता है। मेरा ट्विटर का कैसे उपयोग किया, मेरा नाम लेके उसको दिमाग में आएगा। मेरा नाम लेकर बार बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे मुद्दे पर साहब, बोलिए। आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए मैं छते हैं, कितना कष्ट थोड़ा सहना, सा दिल कटोरिए। आपसे भी ज्यादा मैं कष्ट सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद आता हूं। मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। खड़गे जी, आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप नहीं दे रहे हो। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ सतीश को, देखिए, मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं, एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आप तुमसे कौन कर रहा है? और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत दे रहे हो, सबके बोलिए। लिए एनकरेज आप कर रहे बोलिए। हैं और हमारे कृपया करके हमारे बोलिए। पार्टी के नेताओं का खड़गे जी, इंसल्ट बोलिए। कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको अरे उनकी तारीफ मुद्दों पसंद पे है, चर्चा करने के इनकी लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुनते रहने के लिए आए। के बात कीजिए अपनी, बात कीजिए, आप अपनी बात कहिए, मैं सिर्फ आपको बता दूं, बात कहिए, देखो आप बात कीजिए, बात
सुनना चाहता हूँ आपको, मैं सुनना चाहता हूँ। कहिए। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप सुन रहे हो? ये देखिए बिठा उनको। मैं सुन रहा हूँ। कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? I appeal to you, Khadge ji. Please spare time. Accept my prayer. See me in my chamber today. Same request I am making to the leader of the house also. I will discuss with two of you. I will try to navigate things so that we are able to work as a house, as members of this august house. I would expect Mr. Khadge ji, respected Khadge ji, to respond. Let us meet in my chamber. Let us find a way out. We will navigate ahead of it. Leader of the opposition. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing They all here are to meet at insulting me. 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to leader of the opposition to spare time to see me today in my chamber at 12:15. 12:15. Thank you. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सोमवार 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को दोपहर 12:15 बजे अपने कैबिन में मिलने के लिए भी बुलाया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के वडोदरा में CII सेंट्रल जोन और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट का आयोजन किया। वडोदरा के ग्रांड मर्क्योर में आयोजित इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट का ये 8th एडिशन था, जिसका उद्देश्य ये था कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी को बढ़ावा दिया जा सके और काम के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर क्या क्या सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशंस किए गए। इसमें विभिन्न कंपनियों के कई सुरक्षा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने अपने विचार साझा किए। औद्योगिक सुरक्षा के लिए CII सेंट्रल गुजरात जोन और औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के सेफ्टी समिट के इस आयोजन में CII सेंट्रल गुजरात जोन और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ने आज 8वीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी समिट 2024 का आयोजन किया। इस समिट का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना और काम के दौरान संभावित खतरों को रोकने के लिए उपाय सुझाना था। तो चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं डिटेल में कि आज के इस समिट में क्या क्या आयोजन किए गए हैं। आज के इस समिट में डिश अथॉरिटीज़ और CII की तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न केमिकल इंडस्ट्रीज, इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने पार्ट लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, उनका एक बहुत अच्छा थॉट था कि हम लोग डेली रूटीन लाइफ में जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं वो कितने अच्छे ढंग से करते हैं जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। पूरा फोकस इसी बात पे था किस तरीके से हम एक्सीडेंट को रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात इंडस्ट्रीज़ का हब है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ गुजरात में ही है, तो यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, सबसे बड़ा फोकस इस बात पे था। और इस डिस्कशन के अलावा और कोई आयोजन किए गए थे आज के समिट में? इस डिस्कशन के प्रेजेंटेशन के अलावा जॉब सेफ्टी एनालिसिस के प्रेजेंटेशंस किए गए थे, जो वेरियस कंपनी से आए हुए लोगों ने, दूर दूर से आए हुए लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए अपने और अपने विचार व्यक्त किए कि हम कैसे एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर स्पीकर के तौर पर मौजूद हैं, तो आपने अपने क्या विचार साझा किए हैं लोगों के साथ? मेरा टॉपिक था कि ह्यूमन बिहेवियर से हम सेफ्टी कल्चर की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सेशन इसी तरीके से था कि हम लोगों ने इस ह्यूमन बिहेवियर का क्या रोल है कल्चर में, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप होना चाहिए, कैसे हम कल्चर को असिस्ट करते हैं और किस तरीके से हम कल्चर को मेजर करते हैं कि हमारा कल्चर किस तरीके का है, और उसमें हम स्टेप वाइज क्या एक्शन ले सकते हैं, SWOT एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और टाइम बाउंड एक्शन के साथ हम कैसे आउटकम देख सकते हैं सेफ्टी कल्चर में। समिट के दौरान 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा CII सेंट्रल गुजरात जोन ने जॉब सेफ्टी एनालिसिस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें 19 टीमों ने भाग लिया। इस समिट में विभिन्न कंपनियों के 400 से अधिक सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए और औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अहम सुझाव साझा किए। अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं निशित दंड जी, जो कि पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं CII के। अब उन्होंने यहाँ पर स्पीकर के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और उन्होंने भी कई सारे जो सुझाव दिए हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर। तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी ओर से इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर उनके क्या विचार हैं जो उन्होंने लोगों के साथ में साझा किए हैं। CII का इस एक दिवसीय महत्वपूर्ण समिट में हम लोगों ने प्रोसेस सेफ्टी और ह्यूमन फैक्टर की बात की है। प्रोसेस सेफ्टी के अंतर्गत जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है, कारखाने हैं जो गुजरात में, उनकी जो प्रोसेसेस में कैसे प्रोसेस में ही बैरियर लगाया जाए जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और ऑटोमेटिकली सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, इसकी बात की गई है। और ह्यूमन फैक्टर्स में जो कल्चरल शिफ्ट है वर्कर्स में, हजार्डस केमिकल्स या हजार्डस कारखानों में काम करने का, उसकी बात की गई है। तो ये दोनों ही टॉपिक्स को लेके बड़ा इंटरेस्टिंग एक दिवसीय समिट यहाँ पे हो रहा है। करीबन 250 से ज़्यादा इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सेफ्टी की ज़रूरत है, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमें सेफ्टी की ज़रूरत है? आई थिंक गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री का हब है और उसमें डिज़ाइन और प्रोसेसेस में ही बहुत बदलाव की ज़रूरत है कि जहाँ ओनर एंटरप्रेन्योर्स और ख़ास करके जो MSMEs हैं, यहाँ पे 80% MSMEs हैं और वो MSMEs में सेफ्टी का ध्यान डिज़ाइन लेवल पे आए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी के लिए वडोदरा में iSecurify और ऑफिस बीकन ने गुजरात का पहला Tier 4 SOC लॉन्च किया।
आज के डिजिटल युग में हमारे पास में कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके साथ में कई सारी इनसिक्योरिटीज भी हैं, जिसके चलते साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसी के चलते वडोदरा के आई सिक्योरिफाई और ऑफिस बीकन ने गुजरात का पहला टियर 4 SOC लॉन्च किया। आई सिक्योरिफाई ने ऑफिस बीकन के साथ साझेदारी कर गुजरात के पहले टियर 4 सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर और एडवांस साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना है। टियर 4 SOC अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साइबर खतरों की निगरानी, पहचान और समाधान का काम करेगा। ये भारत में सबसे उन्नत साइबर सुरक्षा केंद्र होगा, जो वडोदरा को वैश्विक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र के लिए एक मजबूत पहचान देगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइबर लैब भी होगी, जहां नए साइबर सुरक्षा पेशेवरों और एथिकल हैकर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में रिबन कटिंग समारोह और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस महत्वाकांक्षी योजना के शुभारंभ को दर्शाते हैं। ये सहयोग न केवल भारत में साइबर सुरक्षा को नई दिशा देगा, बल्कि वडोदरा को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगा। तो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं ऑफिस बीकन के CEO प्रणव दलाल जी, और उनसे जानते हैं कि वो इस पार्टनरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, टेल अस अबाउट द पार्टनरशिप यू हैव विद आई सिक्योरिफाई। Well, the iSecurify Office Beacon partnership is really a joint venture, which is a new chapter in Office Beacon's history. We didn't traditionally have joint venture partnerships, but after getting to know Hemo, his security team, and the specialization that they have in this area, also combined with the fact that cybersecurity is going to be one of the most vastly growing areas in the world in terms of business, we really felt that it was the right time to start a new chapter in our history. And so we're really looking forward to this in terms of his global cybersecurity center, his expertise. We've already proven it in terms of working together over the last several years. And so we're excited about this and bringing customers here to Vadodara. अब जुड़ते हैं आई सिक्योरिफाई के जो फाउंडर हैं हिमल मेवाड़ा जी से, और उनसे जानते हैं कि आज जो लॉन्चिंग हुई वो किस तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी हम सभी की जिंदगी पर। सबसे पहले सर आप बताइए, आज जो लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में। ये लॉन्चिंग 2 महीने से ज़्यादा महत्व रखती है। एक तो हम गुजरात का पहला टियर 4 SOC, दैट इज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वो खड़ा कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और अनाउंसमेंट है वे वी आर हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर है विद इंटरनेशनल ग्रेड लैब के साथ, जहाँ पे लोकल लड़के जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बैचलर्स के बाद आते हैं, उनको हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेन करते हैं, उनको लैब प्रोवाइड करते हैं जो सो उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो पाए एंड दे कैन एक्चुअली गो टू ग्रेटर हाइट्स। सो ये 2 चीज़ के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस होल वेंचर एंड प्रणव इज द लीडिंग बीकन। उन्होंने हमको इंस्पायर किया। प्रणव ने ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी बनाई है जो 23 साल पहले से चल रही है एंड ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर उसके एम्प्लॉयज़ हैं। सो वही स्ट्रेंथ के साथ हम लोग ने आई सिक्योरिटी छोटे में चालू किया एंड अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि उसको बड़ा इसी हिसाब से करेंगे साथ में मिलकर। वही हमारा ड्रीम था सिंस पास्ट 2 ईयर्स से और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे अभी। आई सिक्योरिफाई और ऑफिस बीकन की ये जो साझेदारी है, जो कोलैबोरेशन है, वो कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसी तरह हम भी आप तक शहर की और देश दुनिया की सारी खबरें पहुंचाते रहते हैं, तो VNM TV को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा CIFA पर प्रेस ब्रीफिंग किया गया। CIFA भारतीय किसानों के हित में काम करने वाली संस्था है। विभिन्न राज्यों के किसानों के प्रश्नों के निराकरण पर विचार विमर्श करने के लिए सिफा द्वारा भारतीय किसान संघ के साथ मिलकर किसानों के हित में काम किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष P चैनल रेड्डी ने वडोदरा के किसान नेता विपिन पटेल को भारतीय किसान संघ परिश्रम शिफा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। शिफा के राष्ट्रीय पदाधिकारी का ऐलान करने के लिए शिफा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल साई लोकेश वडोदरा आए और यहां पदाधिकारी के नाम का ऐलान किया। हैदराबाद में पिछले महीने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को
हमारा सिफा का जातीय स्तर पे जो है एक बैठक आयोजन किया गया था, जिसमें सिफा जो है पूरे देश भर के जो किसान हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और किसान के जितने भी संगठन हैं, सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबसे जो है संपर्क करना और सबसे संवाद करना, यही सिफा का जो है मुख्य उद्देश्य है, जो कि किसान जो है उनके कई मुद्दे हैं। 30 અને 1 તારીખે શિફાની જનરલ મિટિંગ 2 દિવસના રાજકીય સમ્મેલનમાં આખી ત્યાં પ્રોસેસ થઈને બધાને આખા દેશભરના જે કિસાનો આવ્યા, જુદી જુદી વાતો સાંભળી, દરેકના વ્યૂ લીધા અને પછીથી એક શિફાના નેશનલ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે મારી જાહેરાત કરી અને બીજા અનેક પદાધિકારીઓની પણ જાહેરાત કરી। એ જાણીને મને હર્ષ અને લાગણી અનુભવું છું અને આપ સૌ સાથીઓનો મને જે આ પદ આપી અને મારી પર જે જવાબદારી નાખી છે, તો એ અંગે સિફા એ જુદા જુદા ક્રોપ, જુદા જુદા રાજ્યના જુદા જુદા પાકો ઉપર પણ એનો અભ્યાસ કરેલો છે। ખેડૂતોને MSP યાની કે સપોર્ટ પ્રાઇસ કેવી રીતે વધારે મળી શકે એના માટેનો હંમેશને માટે પ્રયત્ન કરી અને કોઈ પણ સરકાર હોય પરંતુ એના એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટર સાથે અને ફિનાન્સ મિનિસ્ટર સાથે એ મિટિંગો કરાવી અને કિસાનોના પ્રશ્નને હલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। અત્યારે MSPનો પ્રશ્ન આજે દેશમાં ચાલી રહ્યો છે કે MSP જે કંઈક ભાવ સપોર્ટ પ્રાઇસ જાહેર કરવામાં આવે એનાથી એક પણ પૈસો ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ન મળવો જોઈએ અને એનો ગેરંટીનો કાનૂન બનાવવા માટે સરકાર પાછળ આખા દેશના ખેડૂતો સંગઠનો લાગ્યા છે। એવી જ રીતે ખેડૂતોના અત્યારે જે વીમા પાક વીમા યોજના સરકારે જે બનાવી એ પણ ફેલ્યોર થઈ અને એ પણ ખેડૂતોને મળવા માટેનો થોડો સમસ્યાઓ ઊભી છે। સાથે સાથે અત્યારે જે દેશની અંદર મોંઘવારી થઈ રહી છે, અત્યારે ખેડૂતોને ખેતી ઘાટામાં જઈ રહી છે, નુકસાનમાં જઈ રહી છે। એના માટેનું જો મેઇન કારણ હોય તો કૃષિના અંદર વપરાતા ઇનપુટ્સ એટલે કૃષિમાં વપરાતા કોઈપણ ચીજ વસ્તુઓ ઉપર સરકારે જે GST નાખ્યો છે, ટેક્સ, એક્સાઇઝ ડ્યુટી હોય કાં તો ટેક્સીસ હોય, એ ટેક્સને કરવેરાને માફ કરવા માટે, કાઢી નાખવા માટે સરકારે સિફાએ માગણી કરેલી છે। ગુજરાતભરમાં ગામડે ગામડે બેઠેલો અસંગઠિત ખેડૂત, જેને અમે સંગઠિત કરવાના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરશું। એ સંગઠિત એટલા માટે કરવાના છે કે જે ખેડૂતના મહત્ત્વના, જેમ અમારા અધ્યક્ષે કીધું કે આવા મહત્ત્વના સવાલો છે, પ્રશ્નો છે, જે વર્ષોથી પડતર પ્રશ્ન છે, એ ખેડૂતના પ્રશ્નને વાચા આપવાનું કામ અને એ જે છે એ માંગણી છે સરકાર સુધી પહોંચાડવાનું અને સરકાર પાસેથી કઈ રીતે ખેડૂત અને સરકાર વચ્ચે એક સાંકળ બનવાનું કામ આજે સિફા કરવા જઈ રહી છે। ત્યારે મારી સાથે ખેડૂત સેવા સંગઠનના અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ રાજપરા, જે ખેડૂતો માટે હરહંમેશ લડતા રહે છે, તે પણ આપણી સાથે છે। તે પણ ખેડૂતના મહત્ત્વના ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે ગુજરાતમાં પર્ટિક્યુલર અત્યારે હાલમાં તકલીફ છે। ખાસ તો અત્યારે MSP પ્રમાણે ખરીદી પછી જે અત્યારે હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે CCI દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે, ખેડૂતની ખરીદી નથી થતી। એના કારણે ખેડૂતો ન છૂટકે વેપારી દ્વારા લૂંટાવાનો અત્યારે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। વાત રહી બીજી, યોગ્ય સમયે ખાતર નથી મળતું, યોગ્ય સમયે બિયારણ નથી મળતું। આવા પણ જે ગુજરાતના મહત્ત્વના પ્રશ્ન છે, એમાંય અમારા ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યાં હકીકત જ્યાં પિયતનો પ્રશ્ન છે, જે નર્મદાનો વર્ષોથી અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, નર્મદા પાણી પણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યું નથી, કારણ કે ઘણા વર્ષોથી ખેડૂત માત્ર પાણીના કારણે ખેતી અત્યારે ઘાટામાં જાય છે ને એના કારણે ખેડૂત હવે ખેડૂતની જગ્યાએ જ્યાં ત્યાં મજૂરી માટે જઈ રહ્યો છે અને ગામડું છે એ ખાલી થઈ રહ્યું છે, ખેતી છે એ હવે બિનવારસી થતી રહી છે। એટલે અમારો મુખ્ય પ્રયત્ન તો એ હશે કે ગામડામાંથી ખેડૂત શહેર સુધી જે અત્યારે જતો અટકે, ત્યાં એમને જે કંઈ પાયાની સુવિધા છે, પિયત માટેની સુવિધા હોય, વીજળી માટેની સુવિધા હોય, પ્રોવાઈડ થાય, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં બીજું અહીંયા બેઠેલા દરેક મહાનુભાવો દ્વારા જે કંઈ ટેકનોલોજી, નવી ટેકનોલોજી લાવી, નવા ક્રોપ લાવી અને
એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવા માટેના જે સંસાધનો છે તે ગુજરાતમાં ઇમ્પોર્ટ થાય એના માટેનો સિફા પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરશે. આવનારા સમયમાં અમે આખું ગુજરાતનું સિફાનું માળખું પણ અમે જાહેર કરશું અને દરેક જિલ્લામાં જિલ્લાવાઇઝ પ્રમુખ અમે નિમણૂક કરશું. गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित स्कूलों के दिव्यांग बच्चों को संसाधन का वितरण किया गया. वडोदरा के फतेहगंज में स्थित महाराणा प्राथमिक स्कूल में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को संसाधन सहायता वितरण किया गया. इस मौके पर NPSS अध्यक्ष निशित देसाई, उपाध्यक्ष अंजना ठक्कर समेत के सदस्य उपस्थित रहे. इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को 18 लाख रुपए के 24 तरह के संसाधन वितरण किए गए, जिसमें कान की मशीन, TL किट, व्हील चेयर, CP चेयर समेत के साधन शामिल रहे. महाराणा प्रताप स्कूल जो हमारे फतेहगंज में स्थित है, ये शाला के अंदर हमारे बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा जो चिंता की जाती है हमारे दिव्यांगों की, और दिव्यांग हमारे जो बच्चे यहाँ 209 बच्चों, बहुत बड़ी संख्या है, और 18 लाख से ज़्यादा की सहाय इधर इनको कोई न कोई माध्यम से मिली है. इनके लिए व्हीलचेयर है, आधुनिक साधन सामग्री है, जो आधुनिक मोबाइल जो रीडिंग के लिए भी काम लगता है. हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उनकी सबकी चिंता की गई है. अलग अलग प्रकार की 18 लाख से ज़्यादा की सहाय बहुत बड़ी सहाय है, और 209 बच्चों को आज कुछ न कुछ सहाय मिल रही है. हमारी नगर प्राथमिक शिक्षण समिति प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है. आज के दिन हमारे बच्चों के लिए काम करते रहे, हमारे साथ रहे, हमारे लिए रहे, इसके लिए उनकी स्वस्थता के लिए भी हमारी प्रार्थना है. हमारे बच्चे और उनके परिवार खूब खुश है. जो माहौल दिख रहा है वो एक अलग सा माहौल है. हमारे बच्चों के लिए आज त्यौहार से कम माहौल नहीं है. गुजरात के वडोदरा की गोत्री में रहने वाले 45 वर्षीय भूपेंद्र वसावा के अंगों का दान कर कई लोगों को नई जिंदगी दी गई है. मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना हो तो ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए. कुछ ऐसा ही वडोदरा के गोत्री में रहने वाले 45 वर्षीय भूपेंद्र वसावा ने साकार किया है. बाथरूम में गिर जाने से उनके सर के हिस्से में गंभीर चोट लगी थी और स्टर्लिंग अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. इस मौके पर परिजनों ने डॉक्टर की सलाह से किडनी, लीवर, हार्ट और आंखों का दान कर कई अन्य लोगों की जान बचाई है. એમને પરમ દિવસે ઘરે પડી ગયા હતા તો એમની માથાની નસ ફાટી ગઈ હતી. એના લીધે અમે હોસ્પિટલ લઈને આવ્યા હતા. બધા પ્રયત્ન, બધા રિપોર્ટ્સ બી કરાયા પણ નોર્મલ રીતે કંઈ એમને સક્સેસ થયું નહીં. પછી બીજી ફરીવાર સાંજે ફરીવાર બીજી નસ ફાટી ગઈ અને કાલ સવારમાં અમને જણાવ્યું કે એ એક્સપાયર થઈ ગયા છે. તો અમને પછી હોસ્પિટલમાંથી એમ કીધું કે તમારે શું કરવું જોઈએ, તમારે ઘરે લઈ જાઓ હોય તો ઘરે લઈ જાઓ. પણ અમે પરિવારે નિર્ણય લીધો કે અમે એમનું અંગદાન કરીએ કે એમનો જીવ ના બચાવી શક્યા તો પણ એમના લીધે કોઈ બીજાના પણ જીવ બચાવી શકીએ અમે. પડી ગયા તો એમનું બ્રેન ડેડ થઈ ગયું હતું, બ્રેન હેમરેજ થઈ ગયું હતું, એટલે ના બરાબર જ ચાન્સીસ હતા. ડૉક્ટરે ટ્રીટમેન્ટનો ફૂલ ટ્રાય કર્યો છે. અહીંયા ડૉક્ટરનો સપોર્ટ પણ સારો છે, બટ એમના થ્રુ પછી છેલ્લે ક્રિટિકલ એકદમ સિચ્યુએશન બની ગઈ એમની, એટલે એમનો જીવ ના બરાબર જ હતું. એટલે પછી ડૉક્ટરે સજેશન આપ્યું. પછી અમારા ફેમિલી જોડે અમે બધું ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ કઈ રીતનું કરવું છે, શું કરવું છે. ફેમિલી મેમ્બર્સ બધા એગ્રી થયા કે એમના થ્રુ કે એમને બીજા લોકોને પણ જિંદગી મળશે એવી રીતે એમના ટોટલ 4 અંગ ડોનેટ કરવામાં આવે છે. એમાં એમનું હાર્ટ છે, લીવર છે, આઈસ છે અને લમ્સ, એ રીતે એમને ટોટલ 4 અંગ ડોનેટ કરવામાં આવે છે. અને એમાં એમને સામે 5 લોકોને જીવન મળશે કે એક સિમ્સ હોસ્પિટલ છે અમદાવાદની એમાં, અને એક CM હોસ્પિટલ છે એમાં એમના અંગો ડોનેટ કરવામાં આવશે. અને અમે એક સારો વિચાર છે અને અમે એકદમ વિના મૂલ્ય અને સેવાના ભાવથી જ એમનું જે પણ આજે એ ડોનેટ કરીએ છીએ. અને એમનું અમને ભવિષ્યમાં પણ એમના નામે કોઈ વ્યક્તિનું જીવન સારું રહેશે એ જ हमारे માટે तो एक आशा है। इस ऑर्गन डोनेशन में स्टर्लिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा। परिजनों की उपस्थिति में फूल बिछाकर मृतक भूपेंद्र वसावा के ऑर्गन्स को ले जाया गया। इन अंगों को जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। आज एक पेशेंट जो 47 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, उसका कोई कारणवश मगज में ब्लीड होने के कारण उसका ब्रेन डेड घोषित किया गया। उनके रिलेटिव को समझा के और उनका कंसेंट लेके फिर उनको महत्व समझा के उन्होंने इच्छा जताई कि हम लोग को अंगदान करना है। अंगदान का निर्णय उन्होंने लेने के बाद हम लोग ने स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम को इन्फॉर्म किया
और उन्होंने जिस तरह से गाइडेंस किया उस हिसाब से 2 किडनियाँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल के जो डायलिसिस पेशेंट है उनको मिलेंगी। ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें 12 से 24 घंटे में बहुत सारे लोग सहकार्य करते हैं, वो सारा कुछ अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस पूरी होती है। इसमें सबसे बड़ा आभार जो कठिन समय से गुजर रहे हैं पेशेंट के रिलेटिव उनका है, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी ये अच्छा डिसीजन लेके 7 जिंदगियां बदलने का उनसे उनको एक अच्छा पुण्य का काम है वो उनको मिलेगा। वडोदरा में लगातार बड़े सड़क हादसों को अंजाम देने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाम कसी है। गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। वडोदरा में पीक आवर्स में ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने वाले भारी वाहनों पर 6 से 12 दिसंबर तक विशेष ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान 194 भारी वाहन डिटेन किए गए और 132 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। सुबह 7 से दोपहर के 1 और शाम के 4 से रात के 9 तक भारी वाहनों का शहर में प्रतिबंध है। उसके बावजूद भारी वाहनों को वडोदरा शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने उन पर लगाम कसने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि क्या इससे पीक आवर्स में बड़े वाहनों की आवाजाही वडोदरा की मुख्य सड़कों से रुक जाएगी या फिर कानून की ऐसी की तैसी कर बड़े वाहनों की आवाजाही शहर में जारी रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, पासी एटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में पुलिस की औचक कॉम्बिंग से सामाजिक तत्व सख्ते में आ गए। अहमदाबाद के सेक्टर 1 द्वारा जुहापुरा में अचानक कॉम्बिंग की कार्यवाही की गई। सेक्टर 1 के जेसीबी नीरज बड़गुजर की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस काफिले ने अलग अलग जगह पर कॉम्बिंग की। सभी जोन के डीसीपी, एसीपी, पीआई, पीएसआई और पुलिस कांस्टेबल इस कॉम्बिंग में मौजूद रहे। कोई भी अप्रिय घटना न बने, इसलिए पुलिस द्वारा समूचे इलाके को कॉर्डन किया गया। पुलिस द्वारा की गई कॉम्बिंग की इस कार्यवाही से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। गुजरात के महसाणा के वडनगर में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने आपत्ति जताई है। गुजरात के महसाणा की स्वास्थ्य सेवा लगातार चर्चे में है। वडनगर में दृष्टि हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर वसंत पटेल ने छाबलिया गांव की महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद ज्यादा ब्लीडिंग से महिला की मौत हो गई। इस मामले महिला के परिजनों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से शिकायत करते हुए सर्जन डॉक्टर के गायनेक ऑपरेशन करने पर सवाल उठाए हैं। गर्भाशय प्रॉब्लम હતો 4 તારીખ બતાવવા ગયો એટલે ત્યાં આગળ બતાવીને મને ડૉક્ટરે એ દિવસ પાછો ઘરે મોકલ્યો। 5 તારીખ જવાનું કીધું ઓપરેશન માટે। 5 તારીખ હું ગયો ત્યાં આગળ એટલે ત્યાં જઈને ડૉક્ટર સાહેબને વાત કરી એટલે એમણે મને બ્લડ લેવા મોકલ્યો વિસનગર। બ્લડ લેવા માટે હું ગયો એટલે બ્લડ લઈને આવવાની થોડી વાર હતી ત્યાં મારા ત્યાંથી ફોન આવ્યો એમનો। એને પૂછ્યું કેટલી વાર છે આવવાની, મેં એને કીધું અડધો કલાક જેવું લાગશે મારે। એમણે બપોર પછી 4 વાગે ઓપરેશન કરવાનું કીધું હતું પણ 12 વાગે એવા ઓપરેશન પર લઈ લીધા હતા। એમણે એમ કીધું હું ફ્રી હતો એટલે ઓપરેશન કરી દીધું। બીજા દિવસ સવારે બ્લડની બોટલ ચડાવી। એ બ્લડની બોટલ પૂરી થયા પછી 2-3 વાગતાને એવો પ્રોબ્લેમ થયો। પહેલા અલગ હોસ્પિટલોમાં જે રિપોર્ટો કરાયા એ રિપોર્ટોમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ આવી નથી અને દૃષ્ટિ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કર્યું એટલે ડૉક્ટરને 100 ગ્રામ જેવી અંદરથી ગાંઠ કાપીને અમને લોકોને બતાવી। લગભગ 1 મહિનાની અંદર બધા રિપોર્ટો ખેરાલુ વિસનગર આપણે કરાયેલા છે। એમને કોથળીનું ઓપરેશન કર્યા પછી 12 લોકો નીકળ્યા એટલે એમને ગાંઠ બતાવી કે જો અંદરથી ગોઠ નીકળેલી છે। इस मामले जिला स्वास्थ्य समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर गोपी पटेल और टीम द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना साची है कि एक दर्दी है जेनु ऑपरेशन कोथळीનું ऑपरेशन थया पछी बीजा दिवसे एमનું मृत्यु थयुं छे અને એના માટે ગઈકાલે અમારી ઉપર CDHO દ્વારા કાગળ આપવામાં આવેલો છે અને એના અનુસંધાને આજે મેં મારી ટીમ મોકલી છે તપાસ અર્થે અને CE ના રજિસ્ટ્રેશન અર્થે એ લોકો તપાસ કરીને આવશે પછી અમને એના વિશે વિસ્તૃતમાં ખબર પડશે। અત્યારે તો આપણને ખબર નથી કે કોણે ઓપરેશન કર્યું છે અને એમની ડિગ્રી શું છે, એટલે અમારા અધિકારીઓ જે આજે ગયા છે એ લોકોની વિઝિટ પછી જ આપણને ખબર પડશે કે ઓપરેશન કરનાર ડૉક્ટર ક્વોલિફાઈડ ડૉક્ટર હતા કે નહીં અને એમની શું ડિગ્રી છે અને તે આ ઓપરેશન કરી શકે કે ના કરી શકે। એમાં અમારે સરકારને રજૂઆત કરવાની રહેતી હોય છે કે આ કેસમાં આવી રીતનું છે, જો એમાં વિસંગતતા જણાય તો એનો અહેવાલ લખીને અમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ રજિસ્ટ્રિંગ ઓથોરિટીને મોકલવાનો થાય છે અને સરકારશ્રીને પણ મોકલવાનો થાય છે અને આગળની કાર્યવાહી સરકારશ્રી લેવલથી થતી હોય છે। गुजरात के राजकोट में कोल्ड वेव के बीच लोग अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। गुजरात में इन दिनों ठंड बढ़ती जा रही है। राजकोट में भी कोल्ड वेव का असर देखने मिल रहा है। तापमान का पारा 12 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। बढ़ रही सर्दी के बीच राजकोट के लोग अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग सुबह सुबह ठंड में भी वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग करते हैं। वहीं कई लोग पालिका के गार्डन में एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच लोग गर्म सूप और हेल्दी ड्रिंक इत्यादि पीकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।
गुजरात के पाटन के सिद्धपुर से लिया गया घी का सैंपल फेल हो गया है। पाटन के सिद्धपुर में जीआईडीसी की डेयरी वाला फार्म प्रोडक्ट्स नाम की घी की फैक्ट्री पर 4 महीने पहले छापेमारी की गई थी, जहां से 5500 किलो घी जब्त किया गया था। जब्त किए गए 5500 किलोग्राम घी के सैंपल में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 16.5 लाख रुपए के घी के सैंपल फेल हो गए हैं। इस मामले में वडगाम तालुका के मेहता गांव के फैक्ट्री मालिक के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 4 महीने पहले इस कंपनी पर नकली घी बनाने की आशंका के आधार पर 5500 किलो घी जब्त किया गया था, जिसकी जांच में घी में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही में अनाज खरीदने में रिश्वत ली जा रही होने का आरोप मरवाही के किसान ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के मरवाही का किसान रामपाल रचक अपनी फसल लेकर धान खरीदी केंद्र मरवाही पहुंचा था, जहां प्रबंधक ने किसान के फसल को खराब बताकर अनाज खरीदने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। किसान के पास पैसा नहीं होने की वजह से किसान को अपना अनाज व्यापारी को बेचना पड़ा, जिससे उसे 50,000 का नुकसान भी हुआ। ये किसान अपने अनाज का सैंपल लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा और वहां लिखित शिकायत कर न्याय की मांग की। लिया नहीं भैया, मतलब मेरे को पैसा मांग रहा था। ये धान गड़बड़ है, ये धान नहीं तो नहीं बिकेगा, 10,000 देंगे तो धान बिकेगा। भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। भाई इतना नुकसान किए है मेरे बाल बच्चे किसमें पलेंगे। धान खरीदने के लिए मरवाही प्रबंधक पर लगे रिश्वत के आरोप मामले सियासत का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हाल बेहाल को लेकर जमकर हल्ला बोल किया। ये खबर मैं सुना तो बहुत दुख लगा। सरकार 160 मैट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया और किसानों का धान नहीं खरीद रही है। अब ये गरीब किसान 21 रुपया बेच के आया है अभी, अब 10 रुपया उसको घाटा हो गया। अब आप बताइए, आप धान खरीदी का वादा कर रहे हैं, किसानों के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं, किसानों के साथ प्रताड़ना हो रही है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो किसान गरीब जाए कहाँ। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र सरकार द्वारा जब समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था 170 रुपया, तो उसको बढ़ाकर हमारी सरकार किसानों को बोनस दी थी, लेकिन ये 117 रुपया जो बढ़ा है उसको भी बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। तो ये सरासर किसानों के साथ गलत हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का धान खरीदा जाए और इस तरह से अगर प्रबंधन द्वारा पैसे की मांग किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है, तो तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। मैं बोलना चाहूंगा, धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार अभी मरवाही क्षेत्र में चरम पे है। जैसा कि लगातार दौरे के अनुसार और किसानों के द्वारा सुना जा रहा है कि उनसे लगातार पैसा ही मांग रहे हैं। अब हमारे पास भी कई साक्ष्य सबूत हैं और कई बयान ऐसे हैं जिस पे पता चल रहा है कि उनके द्वारा किसानों से पैसा वसूली का काम चल रहा है। साथ ही साथ जैसे हमारे एक अभी रजक जी हैं चिचगोहना से, इनका फोन आया था कि इनका धान रिजेक्ट कर दिया गया, 10,000 मांगने पे धान होके कर दिया जाएगा, पर इनके पास पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से 10,000 नहीं दे पाए और इनका पूरा का पूरा साल भर का किसानी का मेहनत वो आज पूरा बेफिजूल इनका चला गया। आज जो सरकार जो बोलती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, जिन्होंने निगरानी समिति बना के रखी है भाजपा के द्वारा, हर धान खरीदी केंद्र में निगरानी समिति बनाई गई है, आज क्या वो निगरानी समिति प्रशासन के साथ मिलके भ्रष्टाचार कर रही है? मैं आज भाजपा से सवाल करता हूँ कि जो आपकी निगरानी समिति है उसके बाद भी यदि आज किसानों को बोरी सिलना पड़ रहा है, आज किसान दर दर भटक रहे हैं अपने धान को बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं भाजपा को भी दोषी मानता हूं। वो मिल के प्रशासन के साथ ये भ्रष्टाचार में हाथ मिला रही है। गुजरात के सावली और भादरवा पुलिस ने करोड़ों की विदेशी शराब के जखीरे का नाश किया है। पिछले सालों में सावली और भादरवा पुलिस ने कई छापेमारी की कार्यवाही करके विदेशी शराब की तस्करी में शामिल तत्वों को पकड़ा। भादरवा पुलिस ने अपनी सीमा में 6,719 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की थी, जिनकी कीमत 92,16,030 रुपए थी। वहीं सावली पुलिस ने 2,769 बोतलें जब्त की थी, जिनकी कीमत 3,69,213 रुपए थी। दोनों थाना क्षेत्रों में जब्त कुल 9,488 बोतलों, जिसकी कीमत 55,85,243 रुपए है, कुल रोलर चलाकर नष्ट किया गया। शराब नष्ट करने की इस प्रक्रिया में डीवाईएसपी प्रांत अधिकारी, आबकारी विभाग, सावली और भादरवा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये कार्यवाही सावली के मंजूसर क्षेत्र में की गई।
हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा फिल्म के अंदाज में गुजरात के पाटन में करोड़ों का रक्त चंदन बरामद किया गया। गुजरात के पाटन में एक गोदाम से करोड़ों रुपए कीमत का रक्त चंदन बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये चंदन आंध्र प्रदेश से फिल्मी स्टाइल में लाकर गोदाम में छिपाया गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गोदाम नंबर 70 से 150 टुकड़े रक्त चंदन के बरामद किए गए। इस चंदन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अयोध्या का राम मंदिर, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, 2025 में अपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को अयोध्या में बड़ी धार्मिक आयोजन के साथ मनाई जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को अयोध्या में बड़े धार्मिक आयोजन के साथ मनाई जाएगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान हुए थे और अब इस ऐतिहासिक दिन की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में भक्ति और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस आयोजन में भक्तों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मंदिर परिसर में 10 नए मंदिरों के निर्माण कार्य भी तेजी से जारी हैं, जिनमें दशावतार, शेषावतार और संत तुलसीदास के मंदिर शामिल हैं। इस आयोजन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी 2024 को भूतल के गर्भगृह में रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसका 1 वर्ष हो रहा है। 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की पहली जयंती मनाई जाए। भगवान के सभी त्योहार, हिंदू परंपरा के सभी त्योहार भारतीय तिथि से होते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, विवाह पंचमी, शिवरात्रि, मौनी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि आदि। तो प्राण प्रतिष्ठा भी भारतीय परंपरा के अनुसार होगी, अर्थात पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी ये तिथि इस साल अंग्रेजी कैलेंडर में 11 जनवरी को आएगी। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की पहली जयंती हम पौष शुक्ल द्वादशी तदनुसार 11 जनवरी को आयोजित करेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम होगा। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।